पीजीबीपी की बातें करते हैं, प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन। सेक्शन 28 से 44 डीबी तक करता है। ये हमारा बिजनेस है, ये हमारे सेक्शंस घूम रहे हैं। सबसे पहले इनकम आ रही है, एक्सपेंडिचर हो रही है, एक्सपेंडिचर डिसअलाउड है, रिकवरी हो रही है, एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंडिचर पहले अलाउड थे किसकी डिडक्शन अलाउड है नहीं है, प्रेजेंटिव टैक्सेशन। तो कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है, इनकम मतलब सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है ना, तो कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है अंडर पीजीबीपी सेक्शन 28। प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करनी है, इनकम कंप्यूटेशन ऑफ द पीजीबीपी इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है, वो सेक्शन 29 है। एक्सपेंडिचर अलाउड कौन कौन से सेक्शन 30 टू 38 तक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एक्सपेंडिचर डिसअलाउड कौन से सेक्शन 40 में आएगा। कौन कौन से एक्सपेंडिचर पहले अलाउड थे बाद में उनकी रिकवरी हो रही है तो उनका ट्रीटमेंट कैसे सेक्शन 41 में आएगा। पेमेंट बेसिस पर डिडक्शन नहीं अलाउड होगी, पेड बेसिस पर जो एक्चुअल में तुमने पे कर दिया है ना उसकी डिडक्शन तुम्हें मिलेगी, सेक्शन 43 बताएगा। और 44 बताएगा कि प्रेजेंटिव टैक्सेशन के बारे में छोटे मोटे बिजनेसमैन के लिए, ठीक है। सेक्शन 28 की बात करते हैं, चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स अंडर पीजीबीपी। इस डायग्राम से सब क्लियर हो जाएगा। ये इंडिया है और ये एक बिजनेसमैन है जो एडवोकेट का बिजनेस है, ये दूसरा बिजनेसमैन है एडवोकेट ही है। इस पर्सन के लिए ये पार्टनरशिप फर्म है ये, ठीक है, पार्टनर है और ये पार्टनरशिप फर्म इसको क्या दे रही है, इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन दे रही है। ये कीमैन है इस कंपनी का, ये बाहर एक बंदा है जिसके साथ ये बिज़नेस कर रहे हैं, नॉर्मल बिज़नेस कर रहे हैं और ये इसको एक गिफ्ट दे रहा है। और यहाँ पर एक ये कैपिटल एसेट है एसी और ये आगे स्टॉक ट्रेड की तरह यूज़ कर रहा है जिसे बाद में ये सेल करते हैं, ठीक है। और ये कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये सारी बातें हमारी चार्जिंग सेक्शन में आएंगी। पहला आएगा कि नॉर्मल प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम, मान लीजिए एडवोकेट को सर्विस दे रहा है उसके बदले में कुछ पैसा मिल रहा है तो वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। दूसरा क्या आएगा, एक्सपोर्ट इंसेंटिव बाय गवर्नमेंट। एक्सपोर्ट इंसेंटिव देती है गवर्नमेंट, क्या क्या देती है वो भी देख लेते हैं। गवर्नमेंट दे देती है कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट देती है सीसीएस या ड्यूटी ड्रॉबैक देती है। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ लाइसेंस या पासबुक या सर्टिफिकेट देती है, जैसे इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक या फिर ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट। ये इसलिए देती हैं ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले। ये लाइसेंस को अगर ये बंदा बेच देता है उसको कुछ प्रॉफिट कमाता है तो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर पीजीबीपी, ठीक है। तो वहाँ 5 सर्टिफिकेट 5 चीज़ों की बात की हमने एक्सपोर्ट वाले केस में। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाओ, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। इसके लिए ये छोड़ के जाता है, कुछ मिलता है इसका बिज़नेस को तो टैक्सेबल होगा अंडर पीजीबीपी। फोर्थ नंबर पे आ जाओ, गिफ्ट बेनिफिट या पर्क्स मिलते हैं किसी बंदे से इन ली ऑफ बिज़नेस तो वो टैक्सेबल हो जाएंगे। पाँचवें पर आ जाओ, पाँचवा पॉइंट क्या है, ये पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी अगर इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन मिल रहा है टैक्सेबल हो जाएगा। ये एक बंदा है, दूसरा बंदा बिज़नेस खोलना चाहता है इसके एरिया में और उसको कहता है कि नॉन कंपटीशन फ़ीस देता है या फिर रुपीज़ फॉर नॉट शेयरिंग नो हाउ देता है, पेटेंट देता है, कॉपीराइट के लिए पैसे देता है तो वो टैक्सेबल होगा अंडर पीजीबीपी। सातवें पर आ जाओ, क्या लिखा है, सेल ऑफ कैपिटल एसेट विच वॉज कन्वर्टेड टू स्टॉक एंड ट्रेड। ये स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट हो गया, उसको सेल किया, ठीक है। तो हमने बात भी किया था इसका कि पहले तो कैपिटल एसेट था, स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट हुआ, उस समय ये फेयर मार्केट वैल्यू पर कन्वर्ट कर लिया। लेकिन जब ये सेल एक्चुअल करेंगे तो 2 पार्ट बनेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू से लेकर एसपी तक ये तो टैक्सेबल होगा अंडर पीजीबीपी। और बाकी ये सीए यहाँ पर सी कोआ तो जो है कोआ से लेकर एफएमवी तक तो जो वैल्यू होगी वो टैक्सेबल होगा अंडर कैपिटल एसेट। लेकिन ये कैपिटल गेन कहाँ टैक्सेबल थे, यहाँ पर सेम टाइम पर ये टैक्सेबल होगा अंडर पीजीबीपी, ठीक है। सेक्शन 29 देख लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी इनकम। एक्चुअली कंप्यूटेशन करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले तुम कंपनी अकाउंट का इनकम पकड़ लो, मतलब उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले लो, पकड़ो उसको। देखो उनको लेफ्ट साइड में डेबिट होता है, फिर क्रेडिट होता है। डेबिट के नीचे लगता है टू एक्सपेंडिचर, क्रेडिट के नीचे लगता है बाय इनकम। नीचे लिखा होता है डेबिट के नीचे नेट प्रॉफिट और नीचे होती है अदर इन्फॉर्मेशन। अब तुम देखो कि अगर जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर साइड, इनकम साइड और अदर इन्फो पकड़ लो। अब देखो अगर एक्सपेंडिचर गलत है तो प्लस कर दो उसको वापस से, ठीक है। गलत डेबिट कर दिया तो प्लस कर दो। और अगर एक्सपेंडिचर किया ही नहीं है, अदर इन्फो में पड़ा हुआ है तो डेबिट कर दो उसको फिर से, समझिए। अगर किया ही नहीं है डेबिट, उसको अदर इन्फो में पड़ा है तो डेबिट कर दो। उस तरह से इनकम भी देखो, अगर इनकम गलत लिखी है तो डेबिट कर दो, उसको माइनस कर दो, निकाल दो यहाँ से, माइनस कर दो। और अगर इनकम यहाँ पड़ी है और यहाँ ऐड ही नहीं किया क्रेडिट साइड पे तो ऐड कर दो, समझ गए। तो इस तरह से एडजस्टमेंट करनी है तो हमारा कंप्यूटेशन हो जाएगी पीजीबीपी की इनकम फ्रॉम कंपनी अकाउंट से पीजीबीपी की इनकम कैलकुलेट करनी है हमने, ठीक है। तो ये बातें हमने यहाँ की हैं। एक्सपेंडिचर गलत दिखा सकते हैं या तो दिखा ही नहीं सकते हैं, इनकम गलत दिखाई है तो दिखाई नहीं है, ठीक है।
अब सेक्शन 30 और सेक्शन 31 वाले तो सेक्शन बहुत ही ईजी हैं। सेक्शन 30 बिल्डिंग वाले खर्चे हैं और सेक्शन 31 मशीन वाले खर्चे हैं, प्लांट एंड मशीनरी वाले खर्चे हैं। तो इसमें ये बताता है बस कि खर्चे जो होती है तो आप ओनर हो सकते हैं, तब टेनेंट हो सकते हो, तो उसके इसमें भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करोगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे। उसी तरह से टेनेंट हो अगर आप, तब भी आप रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर कैपिटल दोनों कर सकते हो। और प्लांट एंड मशीनरी के इसमें भी सेम ही होता है, अगर आप ओनर हो सकते हैं या टेनेंट हो सकते हो या रेवेन्यू कर सकते हैं कैपिटल कर सकते हो। तो सब में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउड हैं, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन मिलेगा सबका, एक बार में अलाउड नहीं करते हैं, ठीक है। सबका डेप्रिसिएशन मिलता है, एक बार में अलाउड नहीं होता कभी भी ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन प्लांट वाले केस में, टेनेंट वाले केस में कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होता है। प्लांट एंड मशीनरी वाले केस में, मशीनरी वाले केस में, टेनेंट वाले केस में कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड ही नहीं होता है, डिडक्शन भी अलाउड नहीं होती है, उसकी डेप्रिसिएशन भी अलाउड नहीं होती है। अब 32 पे आ जाते हैं। 32(1)(2) लिखा है नॉर्मल डेप्रिसिएशन, जो कैपिटल खर्चा होता है ना, कैपिटल खर्चा जो कभी भी एक बार में अलाउड नहीं होता है, बल्कि होता है तो इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन होता है। उसको डिवाइड कर लेते हैं, रेट लेते हैं उसको 10, जैसे रेट 10% का रेट ले लिया तो पहले साल के बाद 10% कम करती है, उसको रिटर्न डाउन वाली आती है, फिर उसके बेसिस पे 10% फिर से कम कर देते हैं, फिर ऐसे करते करते खर्चा अलाउड करते हैं। एक बार में कभी भी वो खर्चा अलाउड नहीं करते हैं। देखो इस एग्जांपल देखो, ये हमारा बिजनेस है, जो प्रॉफिट है इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, वो कोई दिक्कत नहीं सरकार को, ठीक है, करते रहो, क्योंकि प्रॉफिट है उसके ऊपर हम टैक्स ले लेंगे। लेकिन अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो पूरा का पूरा ही पूरा निकल जाएगा, माइनस में आ जाएगा लॉस, तो सरकार को मिलेगा नहीं पैसा, तो कहती है नहीं हम अलाउड नहीं करेंगे, हम मानेंगे कि ये थोड़ी सी डेप्रिसिएशन हो रही है और बाकी का बचा हुआ है, तो तुम सिर्फ डेप्रिसिएशन हम अलाउ करेंगे 10 सालों में, कि 10 सालों में खर्चा हुआ तुम्हारा, हम मानेंगे कि 10 सालों में खर्चा हुआ है, एक बार में नहीं हुआ है, और बाकी जो तुम्हारा इनकम बची होगी उसके बेसिस उसके ऊपर तुम्हें हमें टैक्स दे देना, ठीक है। इस तरह से अलाउड करते हैं। और अलाउड कौन से थे? बिजनेस वाले ही अलाउड करते हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिजनेस वाले ही होंगे और पर्सनल नहीं होंगे। कुछ बातें नोट कर लो यहाँ पर। बेनिफिशियल ओनर यानी जिसने पेमेंट कर दी है पर उसके नाम पर अभी चढ़ी नहीं होती चीज़ ना, उसके भी डेप्रिसिएशन अलाउड कर देती है सरकार। गुडविल जो होती है इंटेंजिबल होता है, लेकिन उस पर भी डेप्रिसिएशन अलाउड है। कितना रेट होता है उसका? 25%। एक ही टाइप के एसेट है और एक ही डेप्रिसिएशन वाले एसेट है, उनका ब्लॉक बनाते हैं और उस ब्लॉक ऑफ एसेट पर डेप्रिसिएशन मिलता है हमें, ठीक है। डेप्रिसिएशन तब से मिलता है जब से उसे पुट टू यूज़ करते हैं। कब से मिलता है? जब से उसे पुट टू यूज़ करते हैं, रेट टू यूज़ पे नहीं करते हैं। ये देखो लेसर जिसने लीज पर लिया होता है ना, उसी को डेप्रिसिएशन मिलता है, लेसी को नहीं मिलता है, ठीक है। एलएससी मतलब जिसने दिया उसको नहीं मिलता, जिसने लिया है उसको मिलता है। हायर परचेज वाले केस में क्या होता है? जब भी हायर किया होता है ना, जब भी उसने पेमेंट की, फर्स्ट पेमेंट की है, इंस्टॉलमेंट की है, तो तब से मान लेते हैं कि ऑनरशिप है और डेप्रिसिएशन मिल जाता है। एक्चुअल में ऑनरशिप बाद में मिलती है, लेकिन मान लेते हैं कि पहले से मिलकर डेप्रिसिएशन मिल जाता है। अब डेप्रिसिएशन का रेट देख लो फटाफट। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? बिल्डिंग वाले केस में और फर्नीचर वाले केस में 10% है, प्लांट एंड मशीनरी के केस में 15% है, इंटेंजिबल एसेट के केस में 25% है ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है। अब मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन देख लो। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एक दो तरह का होता है, एसएलएम होता है या फिर डब्ल्यूबीओ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है। तो एसएलएम मेथड सिर्फ पावर जनरेटिंग यूनिट या फिर पावर जनरेटिंग यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ही लगता है, अदर केसेस में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही चलता है। एसएलएम मेथड होता क्या है? इंडिविजुअल एसेट पर डेप्रिसिएशन मिलता है, इसमें ब्लॉक ऑफ एसेट की बात नहीं होती, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ब्लॉक ऑफ एसेट की बात होती है। ब्लॉक ऑफ एसेट्स के ऊपर रिटर्न डाउन डेप्रिसिएशन मिलता है। ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब है कि सेम रेट में हो और सेम क्लास के यानी सेम टाइप के एसेट हो, तभी वो ब्लॉक बनता है उसका। जैसे कि यहाँ देख लो, टाइप ए का रेट 15%, टाइप ए रेट 15% है, तो ये दोनों का ब्लॉक वन बन जाएगा। टाइप बी रेट 15% है, ये अलग ब्लॉक बनेगा क्योंकि टाइप चेंज हो गया है। टाइप सी और रेट 30% है, टाइप भी चेंज हो गया, रेट भी चेंज हो गया, तो ब्लॉक अलग बनाएंगे उसका, ब्लॉक 3। अब प्रोविजन टू सेक्शन 32(1) देख लो। क्या है कि अगर पुट टू यूज़ लेस देन 180 डेज़ के लिए होता है ना, तो उस केस में हाफ ऑफ द डेप्रिसिएशन ही मिलता है। ये देखो यहाँ पर इस डायग्राम समझ आओगे। अगर मान लो ये यहाँ पर ये एक एसेट है, ये अलग अलग साल हैं, यहाँ पर पुट टू यूज़ किया लेस देन 180 डेज़ के लिए, लेस देन परचेज तो यहाँ पर किया, लेकिन पुट टू यूज़ यहाँ किया, और जो कि यूज़ किया वो लेस देन 180 डेज़ के लिए किया, तो इस साल भैया तुमको हाफ ऑफ द डेप्रिसिएशन ही मिलेगी। हाफ ऑफ द डेप्रिसिएशन एट द रेट जो रेट मेंशन किया होगा, जो एसेट का रेट प्रेस्क्राइब किया होगा, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी केस है तो 15% है, ऐसे जो प्रेस्क्राइब किया होगा उस रेट के ऊपर उतनी हाफ द डेप्रिसिएशन मिलेगी। बाकी अगले साल उसको पूरी मिल जाएगी, ऐसे ऐसे पूरी मिलती जाएगी अगले साल। ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड मिलती है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन, अगर इस साल खरीदा है तो पुट टू यूज़ किया है ग्रेटर देन 180 डेज़ के लिए, तो पूरी डेप्रिसिएशन मिल जाएगी, उसके आगे पूरी पूरी चलती जाएगी डेप्रिसिएशन जब तक उसकी वैल्यू रहेगी। तीसरा केस ये हो सकता है कि आपने खरीद तो साल लिया लेकिन पुट टू यूज़ अगले साल किया है, तो जिस साल आपने परचेज़ किया उस साल आपको
कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। जिस साल अगले साल अगर आपने पुट टू यूज़ किया ना तो उस साल आपको डेप्रिसिएशन पूरी मिलेगी, चाहे आपने कम 180 डेज से कम किया और 180 डेज से ज़्यादा किया, तो अब उस साल आपको पूरी डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। ठीक है। अब एक प्रोविज़ो है यहाँ पर 32(1) का, अगर अमलगमेशन वाला केस या डीमर्जर वाला केस है बेटा, तो उस केस में डेप्रिसिएशन का नंबर ऑफ डेज़ के बेसिस पर करेंगे। मान लो अब ये कंपनी है जो कि डीमर्ज्ड है, अब ये मर्ज होने वाली है या अमलगमेट होने वाली है, अमलगमेटिंग है या अमलगमेटेड है, अमलगमेशन हो रहा है। तो इस कंपनी का नंबर ऑफ डेज़ कितने थे यहाँ पर एसेट, और यहाँ पर नंबर ऑफ डेज़ कितने होंगे। मान लो एंड डेज है तो यहाँ पर 365 माइनस एंड डेज ऑब्वियसली, तो यहाँ पर पहले पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकाल लो और फिर प्रोपोर्शनेट कर दो नंबर ऑफ डेज़ के बेसिस पर। ठीक है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना, यहाँ पर डेप्रिसिएशन अब कितना मिलेगा। तो कंपनी अमलगमेशन या डिमर्जर वाले केस में नंबर ऑफ डेज़ के बेसिस पर करेंगे। ठीक है, ये प्रोविजन एक्चुअली बाद में आनी चाहिए थी, अभी पढ़ लेते 38 वाली 32। अगर एसेट का पर्सनल यूज़ किया होता है तो जितना पर्सनल यूज़ किया होता है उतना डेप्रिसिएशन नहीं अलाउड होता है। मान लो एसेट 100% है, 70% बिजनेस के लिए है वो अलाउड होगा, 30% पर्सनल है तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, पूरा डेप्रिसिएशन निकाल लो, कैलकुलेट कर दो, एट द रेट निकालते हैं ना डेप्रिसिएशन, जितने भी रिटर्न डाउन वैल्यू इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर पूरा निकाल लो। उसके बाद क्या करो, कैलकुलेट कर लो जितना अलाउड है। मान लो 70% है तो उसका 70% कर दो, उतना अलाउड कर दो, ओपन WD माइनस डेप्रिसिएशन अलाउड, क्लोजिंग WDV आ जाएगा। ठीक है, WDV निकालते कैसे हैं, ओपनिंग WDV लेते हैं प्लस जितना भी परचेजेस किया होता है अपने कॉस्ट पर वो ले लेते हैं, माइनस जितना सेल किया होता है, माइनस जितना डेप्रिसिएशन आता है, डेप्रिसिएशन होती ओपनिंग WDV जितना आता है, और इसमें एक एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आता है। ठीक है, डिवाइडेड आ जाएगा क्लोजिंग WDV। एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या होता है, मान लो कोई नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में खरीदते हैं, जैसे बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल है, तो वहाँ पर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलती है। न्यू प्लांट एंड मशीनरी है तो कितना मिलती है, वो मिलती है आपको 20% के हिसाब से एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिल जाता है, लेकिन ये एक ही बार मिलता है। इसकी बातें हम करते हैं बाद में। 43(1) पे आ जाओ फटाफट। 43(1) एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट, ये देखो ओपनिंग WDV में ये पहले आता है, प्लस करते हैं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोक्योर्ड एसेट। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कैसे निकालते हैं, परचेज प्राइस जो एक्चुअल होता है प्लस साथ में कुछ इंटरेस्ट, ये क्या है, इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं, सॉरी परचेज प्राइस में कुछ इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस होते हैं, कुछ ट्रायल रन के चार्जेस होते हैं, प्लस इंटरेस्ट ऑन द लोन, आपने लोन लिया तो उसको फिर इंटरेस्ट पे कर उसके चार्जेस होंगे, तो सारे ऐड कर दी, कॉस्ट में हो जाता है। माइनस भी करने, लेकिन कौन सी, अमाउंट रिसीव्ड ऑन द सेल ऑफ द ट्रायल रन प्रोडक्ट। आप कुछ पैसा मिला है ना, अब आपको आया भी है कुछ पैसा, उसको माइनस कर दें। अमाउंट रिसीव्ड ऑन द सेल ऑफ द ट्रायल रन किया आपने, उसके ऊपर कुछ प्रोडक्ट को सेल किया तो उसके ऊपर कुछ पैसा आया, उसको माइनस कर दो। माइनस सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट को सब्सिडी थी उसको भी माइनस कर दो। तो हमारी एक्चुअल कॉस्ट निकल के आती है ऐसे। ये सेल में इसको सेल को इसको ये सेल नहीं होती, ये एक्चुअल कॉस्ट में से ऐसे माइनस करके ही हम एक्चुअल कॉस्ट में डाल देते हैं। ठीक है, इसमें से माइनस सेल माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो क्लोजिंग WDV आता है। अगर कैपिटल एसेट परचेज किया है और वैल्यू 10,000 रुपये से ज़्यादा है, ठीक है, तो ऑनलाइन चेक या DD के थ्रू ही होनी चाहिए। चेक यानी अकाउंट पे चेक होना चाहिए, अकाउंट पे। तो ये ऐसे ही पेमेंट होनी चाहिए, नहीं तो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा वो, समझ गए, एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा और डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा उस केस में, समझ गए मेरी बात को। अगर 10,000 से ऊपर की चीज़ है तो आपको ऑनलाइन ही खरीदनी है, नहीं तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। 10,000 से ज़्यादा, 10,000 की यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 10,000 से ज़्यादा की चीज़ है तो। अब 32(1)(2)(a) पर आ जाओ, एडिशनल डेप्रिसिएशन। 32(1)(2)(a) एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं। सभी SSC को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल सकता है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ नई प्लांट एंड मशीनरी के लिए मिलता है, समझ लो। ऑफिस, घर या ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी पर नहीं मिलता है। और दूसरी बात, एक्चुअल कॉस्ट पे मिलता है, क्योंकि नया एसेट है ना, तो WDV तो होगी नहीं वहाँ उस केस में, तो ऑब्वियसली बात है एक्चुअल कॉस्ट पे मिलेगा। और ध्यान दो, बाकी एसेट पर नॉर्मली WDV पर मिलता है। और तीसरी बात है कि सिर्फ पहले साल ही जब पुट टू यूज़ करते तभी मिलता है ये। और मान लो उस साल पहले साल में लेस देन 180 डेज़ के लिए यूज़ किया तो यस, अगर पहले साल ही 180 डेज़ के लिए तो हाफ ही डेप्रिसिएशन मिलेगा उस केस में। तो सरकार वो तो बोलेगा बंदा यार मेरे से धोखा हो रहा है, तो सरकार कहती कोई बात नहीं, मत करो, कुछ मत सोचो, अगले साल बचा हो तुम्हें, बचा हुआ जो हाफ ऑफ द डेप्रिसिएशन अगले साल क्लेम कर लेना तुम, अगर लेस देन 180 डेज़ के लिए पुट टू यूज़ है तो, ठीक है। और आगे क्या है, लेकिन इसके रेट जो है 2 टाइप के होते हैं, स्टेट के हिसाब से होते हैं। पहला तो बिहार, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, IP के लिए 35% है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, अगले अलग बाकी सभी स्टेट्स के लिए 20% है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। और अगर लेस देन 180 डेज़ के लिए यूज़ किया तो पहले साल 17.5% होगा और अगले साल 17.5% होगा। और 20% है वही अगले साल, इसमें अगर लेस देन 180 डेज़ के लिए यूज़ किया पहले साल तो 10% मिलेगा, अगले साल 10% तुम अगले और ले लेना, अवेल कर लेना, ठीक है। और क्या लिखा है, यह मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन पर मिलता है, सिर्फ ही मिलता है। और अगर ये 20% अदर स्टेट्स में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन पर तो मिलता ही मिलता है, साथ में जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर भी मिलता है। ये ध्यान दो, जो वेस्ट बंगाल, बिहार, तेलंगाना और AP वाले हैं, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं मिलता है,
यानी 35% सिर्फ और सिर्फ न्यू के लिए है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी खोली है इस स्टेट में। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए अदर स्टेट में है, ठीक है, वो भी एडिशनल डिप्रिसिएशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर भी है, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्शन के लिए भी है। समझ गए। अब आ जाओ फटाफट स्पेशल प्रोविजंस इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स। सेक्शन 50 है, ये हमारा स्पेशल प्रोविजन है। हाँ, स्पेशल प्रोविजन, वाह। ध्यान दो, डेप्रिशिएबल एसेट जो पीजीपीपी में होते हैं ना, उनकी सेल पर हमेशा ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात नहीं होती है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सेक्शन 50 की बात हो रही है, चाहे होल्डिंग पीरियड 36 मंथ से ज़्यादा ही हो, जितना मर्जी 10 साल को 15 साल को, चाहे वहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा। जब तक ब्लॉक है, चाहे WDV 0 हो जाए, जब पूरा ब्लॉक ख़त्म हो जाए तब तक। अब देखो यहाँ देखो, अगर होल्डिंग पीरियड है तो अब क्या होता है इस केस में, हमारे ब्लॉक ऑफ एसेट्स होते हैं, ब्लॉक ऑफ एसेट्स होते हैं, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर ब्लॉक ऑफ एसेट्स है हमारा, यहाँ पर ब्लॉक ऑफ एसेट्स है, यहाँ पर पूरा ब्लॉक ऑफ एसेट खत्म हो रहा है, यहाँ पर ब्लॉक ऑफ एसेट बचा हुआ है। तो दोनों केसेस में कैसे कैसे डेप्रिसिएशन जो है, स्पेशल प्रोविजंस क्या क्या है डेप्रिशिएबल एसेट्स की, वो हम देखते हैं। ये देखो, ये हमारा ब्लॉक ऑफ एसेट्स था, एक नया एसेट आया, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, यहाँ पर डेप्रिसिएशन हो गया कुछ, ठीक है। ये ओपनिंग WDV के ऊपर डेप्रिसिएशन निकाल दिया हमने, डेप्रिसिएशन हो गया। उसके बाद हमारा क्या हो गया, कुछ सेल हो गया हमारा, तो सेल हो गया और ये हमारा बन गया, ये हमारा ओपनिंग WDV था पहले, इसमें कुछ नया एसेट आया, कुछ डेप्रिसिएशन हो गया, कुछ सेल हो गया, और बाकी क्या बचा, हमारा क्लोजिंग WDV बन गया, बच गया। इसमें कुछ एसेट बचे हुए हैं, ब्लॉक ऑफ एसेट्स में, ब्लॉक्स में कुछ एसेट बचे हुए हैं इसके ब्लॉक्स के अंदर। तो दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस है कि हमारा ये ब्लॉक ऑफ एसेट्स है, इसमें कई नए एसेट आए, ये ओपनिंग WDV था हमारा, ओपनिंग WDV था हमारा, इसमें कुछ नए एसेट आए, उसका कॉस्ट हमने ऐड किया, कुछ डेप्रिसिएशन हो गया इसका, वो माइनस हो गया, कुछ सेल हो गया इसमें से। अब यहाँ पर सेल पूरा ही हो गया, पूरा ही ब्लॉक ही सेल हो गया, ये पूरा ब्लॉक ही ख़त्म हो गया। तो उस केस में क्या बनेगा, उसमें कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास, कुछ ब्लॉक ही नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर WDV क्लोजिंग WDV की बातें नहीं होंगी, यहाँ होता ही नहीं है WDV, क्योंकि यहाँ पर एसेट ही नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमेशा WDV होता है, चाहे इसकी वैल्यू 0 ही हो। इन ब्लॉक की एसेट 0 हो सकती है, यस हो सकती है। कैसे हो सकती है, क्योंकि जब ये इसको डिपेंड करता है कि सेल प्राइस क्या होगा, ठीक है। अब 3 कैसे हो सकते हैं, देखिए, ओपनिंग WDV वैल्यू प्लस कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस सेल प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्लोजिंग WDV बनता है, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पर 100 रुपये का एसेट था, उसका कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट 10 रुपये की है और 5 रुपये का डेप्रिसिएशन है, और सेल प्राइस मैंने किया पहले केस में 20 रुपये का, मेरे क्लोजिंग WDV बन गई 85 रुपये की, यानी 50 रुपये की वैल्यू अभी एसेट्स की ब्लॉक की बची हुई है, यानी उसके ऊपर मुझे आगे क्या मिलेगा, अब फिर से डेप्रिसिएशन मिलेगा इसके ऊपर। दूसरा केस हो सकता है कि मैंने 105 का बेच दिया, अब 0 बन गया मेरा क्लोजिंग WDV, नील हो गया ना, लेकिन ब्लॉक मेरा बचा हुआ है, एसेट है मेरे ब्लॉक में, तो ये आगे कंटिन्यू होगा ब्लॉक मेरा, ठीक है। अब इसमें ये ब्लॉक चलता रहेगा, इसके अंदर नए एसेट भी आएंगे, फिर से इसमें वैल्यू बनेगी कुछ, और फिर से डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब तीसरा केस क्या होगा कि मैंने बेचा 200 रुपये का बेच दिया, तो 200 रुपये का बेच दिया तो WDV वैल्यू -95 में आ गई, लेकिन माइनस में कभी नहीं होती WDV, इसका मतलब कि प्रॉफिट हो गया मुझे, समझ रहे हो, इतना मतलब वैल्यू बची नहीं है, बल्कि प्रॉफिट हो गया, या 95 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि WDV तो मेरी 0 होगी, हम यहाँ पर कहते हैं इसको माइनस में नहीं कहते हैं, यहाँ कहते हैं WDV 0 होगी, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गए मुझे 95। क्या मैंने शॉर्ट टर्म बात की है, मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगी मुझे 95 रुपीज़ की, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, स्टैंड बाई इक्विपमेंट पर भी डेप्रिसिएशन मिलता है हमें, स्टैंड बाई इक्विपमेंट पर भी डेप्रिसिएशन मिलता है। और इस केस में जब पूरा ब्लॉक ही खत्म हो गया तो यहाँ पर 3 केस हो सकते हैं, यहाँ पर भी सेम, ओपनिंग WDV प्लस कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस सेल प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्लोजिंग WDV की बातें नहीं होगी, यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की बातें होंगी। देखो उसे सेम उसी तरह का केस है, यहाँ 85 होगा, अगर 85 तो उसमें वैल्यू बची हुई है, यानी लॉस हो गया उसको, है ना। अभी वैल्यू बची हुई थी, उसने कम पे सेल कर दिया, ठीक है। 100 + 10 - 5 यानी 105 की वैल्यू बची हुई है, लेकिन सेल कितने पे किया, 20 पे किया, कम पे सेल कर दी। 105 की वैल्यू बची हुई थी और 20 पे सेल कर दी, 85 की वैल्यू बची हुई थी एसेट की, अभी भी लॉस हो गया उसको, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया उसको। अगर 0 हो गया तो ना लॉस है ना गेन है, और अगर इसको 200 में बेचा, ज़्यादा पे बेच दिए, तो बेटा उस केस में उसको प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगी। ज़्यादा पे बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। ये बातें कहाँ की हमने, सेक्शन 50 में बातें की हैं हमने, ये स्पेशल प्रोविजंस की, इसमें बातें की हैं सेक्शन 50 में। अब देखते हैं पावर जनरेटिंग यूनिट में क्या होता है। पावर जनरेटिंग यूनिट ऐसे बना रखा है मैंने, पावर जनरेटिंग, अगर पावर जनरेटिंग यूनिट SLM मेथड चुनती है, उसके पास ऑप्शन होता है, ये तो SLM को चुने या तो WDV को चुने। अगर वो SLM को चुनती हैं तो ये प्रोविज़न फॉलो करनी है हम 32(1)
132, 12, 41, 2 और 50A हमने प्रोविजन फॉलो करनी है अगर ये पावर जनरेटिंग यूनिट SLM मेथड चुनती हैं कि ये स्पेशल प्रोविजंस देख लेते हैं। 32, 1 देख लेते हैं। अगर SLM में सेल करते हैं तो होगा क्या, या तो सेल प्राइस होगा लेस देन WDV होगा, जो रिटर्न डाउन वैल्यू लास्ट में बची होगी, या तो उससे सेल प्राइस कम होगा या उससे ज़्यादा होगा, या तो एक्चुअल कॉस्ट जो एसेट का होगा उससे भी ज़्यादा होगा। 3 बातें हो सकती हैं। तो मान लो 100 रुपये की एक्चुअल कॉस्ट है, 6 साल उसको यूज़ कर SLM मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से 10% में के रेट से डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 6 साल में 60 रुपये, तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी बचेगी 40 रुपये बचेगी। तो इस एसेट को जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू अभी 40 रुपये बाकी है उसे अगर बेचेंगे, उसे अगर हम बेचते हैं तो क्या क्या केस हो सकते हैं। अगर उसको मान लो बेचते हैं 30 रुपये में बेचते हैं, अब वैल्यू बची है 40 रुपये, उसको 30 पे कम पे बेच दिए तो ऑब्वियसली लॉस हो जाएगा आपको, ठीक है, लॉस हो जाएगा। तो जो बैलेंस बचेगा ना उसको हम कहते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन। ये बचा हुआ था हमारा, ये बची हुई है टर्मिनल डेप्रिसिएशन है हमारी। और अगर मान लो उसको बेचते हैं 80 रुपये पर, 40 रुपये की वैल्यू बची हुई थी, उसको 80 बेची, ज़्यादा पे बेच दिया तो उसको प्रॉफिट हो गया 80 माइनस 40 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो उसको कहेंगे हम बैलेंसिंग चार्ज, उस गेन को क्या कहेंगे हम बैलेंसिंग चार्ज, और ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी PGPP में। और अगर बेचते हैं 120 रुपये पर, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट से भी ज़्यादा के बेचते हैं, इसका 2 पार्ट कर लेंगे। इस केस में हम इसके 2 पार्ट कर लेंगे। एक तो हम करेंगे, देखो यहाँ पर डायग्राम पे आ जाओ, ये एक्चुअल कॉस्ट है, ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, और ये सेल प्राइस है। तो एक्चुअल कॉस्ट से भी ज़्यादा पे हम सेल कर रहे हैं, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लेकर एक्चुअल कॉस्ट तक जो वैल्यू थी, यानी यहाँ पर 100 माइनस 40, वो तो बन जाएगी टैक्सेबल हमारी, कहाँ पर हो जाएगी 60 रुपये टैक्सेबल हो जाएगी PGPP में। और जो एक्चुअल कॉस्ट से भी ज़्यादा पे तुमने बेच दिया है, यानी 20 रुपये और ज़्यादा पे बेचा है ना, 120 माइनस 100, यानी 20 रुपये ज़्यादा पे बेच दिया है और एक्चुअल कॉस्ट से भी ज़्यादा, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा अंडर सेक्शन 50A। कहाँ पर बनेगा सेक्शन 50A के अंडर, वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन, ये PGPP में टैक्सेबल होगा यहाँ तक एक्चुअल कॉस्ट तक, ठीक है। अब बातें करते हैं सेक्शन 32(2) की। 32(2) की बातें कर लेते हैं फटाफट। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है तो उसका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कैसे होता है बेटा, ये बात समझ लो कि अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन किसी भी हेड की सेट ऑफ कर सकते हो, किसी भी हेड से तुम सेट ऑफ कर सकते हो। लॉटरी और सैलरी को छोड़ दो भाई, लॉटरी और सैलरी को छोड़ कर बाकी किसी से तुम सेट ऑफ कर सकते हो ये अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्योंकि तुमने पैसा तो लगाया है ना, ऑब्वियस सी बात है। और इन्फिनाइट टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कब तक इन्फिनाइट टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, चाहे बिजनेस बंद ही क्यों ना हो गया हो, क्योंकि बेटा कैपिटल तो तुमने लगाया था और उसका डेप्रिसिएशन तो गवर्नमेंट को देना बनता ही है ना, हाँ उसको देना ही चाहिए। तुमने कैपिटल एसेट तुमने लगाया था, उसका डेप्रिसिएशन देना ही था, सरकार नहीं दिया। सरकार ने कहा कि इतने रेशो में तुम्हें इतने टाइम तक देंगे, ठीक है। तो तुमने जब बंद भी बिजनेस कर दी तभी सरकार को वो देना है, वो देती है, वो इन्फिनाइट टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हो लॉटरी सैलरी को छोड़कर। सेक्शन किस में आता है, सेक्शन 32(2) में आता है। ये किस में आता है, सेक्शन 32(2) में। सेक्शन 43C पे आ जाओ, सिंपल सा सेक्शन 43C। अगर पीजीपीपी का लैंड एंड बिल्डिंग का स्टॉक इन ट्रेड है कोई, ठीक है, पीजीपीपी का कोई एक लैंड एंड बिल्डिंग का स्टॉक इन ट्रेड है और जब उसकी सेल होगी ना तो चेक करते हैं उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से। सेक्शन 50 पढ़ा था ना, सेक्शन 50C पढ़ा था कैपिटल गेन का, वैसे ही है, उसको चेक करते हैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से। अगर सेल प्राइस इज़ लेस देन 110% ऑफ द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, ठीक है, अगर सेल कर रहे हो मान लो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के 110% से, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 100 रुपये है, तो हम देखेंगे कि उसको बेच किस पे रहे हो, क्या उसको 110% ज़्यादा पे बेच रहे हो या फिर 110% से कम पे बेच रहे हो। मान लो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 100 रुपये की है और आप उसको 109 पे बेच रहे हो, तो बेटा बोलोगे कि तुम, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तो एक मिनिमम वैल्यू होती है सरकार की, आप उससे भी उसके 110% से भी कम पे बेचते हो ना, सरकार को लगता है कि कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो अगर आप सेल प्राइस जो है वो लेस देन 110% ऑफ द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होता है तो कहती है सरकार बेटा चुपचाप तुम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को ही तुम सेल प्राइस मान लेंगे हम, ठीक है। मान लो ज़मीन की कीमत जो है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू उसकी है 100 रुपये और आप उसको बेच रहे हो 109 पर, तो सरकार कहते हैं हम 110 मानेंगे। आप उसको बेचते हो 110% ऑफ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा, आप बेचते हो 115 पर, 120 पर, तो ठीक है तुम ज़्यादा ही बेच रहे हो, 110% ज़्यादा भी बेच रहे हो तो ठीक है, तो तुम्हारी जो एक्चुअल तुम बेच रहे हो तुम वही मानेंगे। लेकिन अगर कम बेच रहे हो 110% ऑफ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से, तब हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को ही कॉस्ट प्राइस मान लेंगे। जस्ट लाइक 50C है ये, ठीक है।
35 का सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक रिसर्च, बिजनेस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के लिए खर्चा करते हैं आप। अगर आप बिजनेस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के लिए खर्चे करते हो तो 3 साल पहले तक आप साइंटिफिक रिसर्च के 2 खर्चे किए होंगे ना, वो आपको अलाउड कर देंगे। कौन से? रॉ मटेरियल और सैलरी। रॉ मटेरियल और सैलरी अलाउड कहाँ कर देंगे? डिडक्शन के लिए अलाउड कर देंगे, ठीक है। और बिज़नेस करने के बाद के तो सारे रेवेन्यू खर्चे हम अलाउड करेंगे। बिज़नेस करने के बाद के सारे रेवेन्यू खर्चे का पूरा 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगा साइंटिफिक रिसर्च के लिए। अगर आपने डोनेशन दी है स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट को, गवर्नमेंट अप्रूव्ड को स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट हैं को, जैसे एग्जांपल हो गया हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी हो गया, सोशल रिसर्च हो गया, इन सब जो रिसर्च कर रहे हैं रिसर्च काम के लिए इन स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट में जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं को रिसर्च के लिए आपने डोनेशन दिए, तो वो डोनेशन का खर्चा भी 100% डिडक्शन अलाउड है। आप बिज़नेस कर रहे हो और आप इसको डोनेशन दे रहे हो, तो वो खर्चा जो है इनको हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, सोशल रिसर्च वगैरह के लिए दे रहे हैं, वो आपको 100% अलाउ हो जाएगा। 35(1)(a) क्या कहता है? 35(1)(a) कहता है कि गवर्नमेंट कहती है कि तुमको अगर डिडक्शन लेनी है तो स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी बेटा, कि इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड है गवर्नमेंट से, ठीक है। उसकी स्टेटमेंट फाइल करनी है आपको, 35(1)(a) कहता है। और अगर फाइल नहीं करते हो ना, तो आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी 200 रुपये पर डे के हिसाब से। कहाँ से कहाँ तक 100% ऑफ द डिडक्शन क्लेम, जितना डिडक्शन क्लेम कर रहे हो ना आप, 200 रुपीज़ पर डे से लेकर 100% ऑफ दी जितना भी आपने क्लेम किया है तब उस तक। और साथ ही साथ पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, 10,000 से लेकर 1 लाख तक पेनल्टी भी देनी पड़ेगी अगर आपने स्टेटमेंट फाइल नहीं किया कि इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड है गवर्नमेंट से, समझ गए। फ़ी तो पे करनी है आपको, पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। फ़ी कहाँ से? 200 रुपीज़ पर डे से लेकर 100% ऑफ दी डिडक्शन क्लेम्ड, और पेनल्टी पे करनी है 10,000 से लेकर 1 लाख तक, ठीक है। फिगर याद करनी पड़ेगी। पेनल्टी 10,000 से लेकर 1 लाख तक पे करनी पड़ेगी अगर फाइल नहीं किया, और फ़ी पे करनी है 200 रुपये पर डे से लेकर 100% ऑफ द क्लेम, डिडक्शन क्लेम। एक 35(a)(d) का सेक्शन है, इंपॉर्टेंट है। 35(a)(d) वेरी इंपॉर्टेंट है कि कुछ बिज़नेस, यानी 14 ऐसे बिज़नेस है जिनको अगर शुरू करो तो सरकार 100% डिडक्शन दे देती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट 100% डिडक्शन दे देती है कि बेटा ले लो, तुम पहले साल पूरा का पूरा डिडक्शन ले लो। हम वैसे कह रहे हैं ना, कैपिटल, जब भी हम कुछ बिज़नेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम एक बार में नहीं करेंगे, डिप्रिसिएशन देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो सरकार कहती है 35(a)(d) में कहती है कि 14 बिज़नेस ऐसे हैं बेटा, स्पेसिफाइड बिज़नेस कहते हैं उनको, 14 ऐसे स्पेसिफाइड बिज़नेस जिनको शुरू करोगे तो 100% डिडक्शन दे देंगे तुम्हें, हम पहले साल ही दे देंगे पूरी की पूरी डिडक्शन। कैसी ऐसी कौन सी है वो देख लेते हैं। कोल्ड चेन का अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं, ऐसा हॉस्पिटल जो कि 100 पेशेंट्स का बेड हो उसमें, अगर होटल हो जो 2 स्टार का हो, अगर कोई वेयर हाउस हो जिसमें कि शुगर के लिए, एग्रीकल्चरल के लिए रखा हो, या फिर हाउसिंग फॉर दिस स्लम डेवलपमेंट के लिए बना रहे हो तो, या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए आप बना रहे हो तो उसके लिए जो खर्चे कर रहे हो आप। पाइपलाइन बिछाइए अपने पेट्रोलियम ऑयल, नेचुरल गैस के लिए, या फिर स्लरी पाइपलाइन फॉर दी आयरन ओर के लिए बनाइए, या सेमीकंडक्टर वाटर वेफर फैब्रिकेशन के लिए आप, ये कुछ बिज़नेस है आपका। तो इसमें जितने खर्चे आप कर रहे हैं ना, तो उसको सरकार कहते हैं 100% डिडक्शन दे देंगे। ये वाला अगर आप काम कर रहे हो तो इस से कहते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो कि प्लांट एंड मशीनरी जो है नई होनी चाहिए। 35(a)(d) में ध्यान दे दो, ये स्पेसिफाइड बिजनेस बोल तो दिया, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी नई होनी चाहिए। और अगर आपने इंपोर्ट किया है तो 20% तक पुरानी, यानी 80% नई भी हो तब भी चलेगा, ठीक है। लेकिन 100% डिडक्शन दे देगी गवर्नमेंट, पर पहले डेप्रिसिएशन का भी क्लेम ना किया उसके ऊपर, ठीक है। बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो तो ठीक है, 80% तक नहीं होगी ना तब भी चलेगा, लेकिन पहले डेप्रिसिएशन क्लेम ना किया हो तुमने, ठीक है। तो उसके ऊपर हम 100% डिडक्शन दे देंगे। इन चीज़ों के ऊपर, ये चीज़ों के ऊपर आप जब भी प्लांट एंड मशीनरी कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी ले रहे हो, तो वो प्लांट एंड मशीनरी जो होती है उसके ऊपर डिडक्शन मिल जाएगी, उसके ऊपर प्लांट एंड मशीनरी डिडक्शन मिल जाएगी, बशर्ते वो पूरी की पूरी नई हो, और या तो इंपोर्ट किया तो 80% तक नहीं हो, 20% पुरानी भी चलेगी, और पहले डेप्रिसिएशन क्लेम ना किया हो, समझ गए। अब ध्यान दो कि लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर डिडक्शन नहीं मिलेगी, समझ के बात। हमने प्लांट एंड मशीनरी की बात की है, हमने लैंड एंड बिल्डिंग हो तो उसके ऊपर नहीं मिलेगा, समझ गए। ये 35(a)(d) में लैंड खरीद लिया, अभी हमने लैंड खरीदा उसके ऊपर दे दो, नहीं। गुडविल है हमारी, जो गुडविल खरीदी है, नहीं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया हमने, नहीं, ठीक है। तो इन पर डिडक्शन नहीं मिलेगी, प्लांट एंड मशीनरी पर मिलेगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। और अगर पेमेंट 10,000 से ज़्यादा है तो बेटा 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट की है ना खरीदने के लिए प्लांट एंड मशीनरी वगैरह, तो ऑनलाइन होनी चाहिए, डीडी होनी चाहिए, अकाउंट पे चेक होना चाहिए, तभी अलाउड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और 35(a)(d) के लॉस जो है 35(a)(d) के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ हो सकते हैं, भी ध्यान रखना। 35(a)(d) के जो लॉस होंगे 35(a)(d) के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होंगे। और ध्यान दो कि नई प्लांट एंड मशीनरी 80% न्यू इफ़ इम्पोर्ट, तो 8 साल तक बेच नहीं पाओगे।
जो नई प्लांट एंड मशीनरी हो, या फिर इंपोर्ट के केस में 80% नहीं होती है, मतलब जो भी प्लांट एंड मशीनरी तुमने नई खरीदी है, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी नई होनी चाहिए इस केस में ना, 35 AD में प्लांट एंड मशीनरी नई होनी चाहिए। तो ये जो नई प्लांट एंड मशीनरी है वो आप 8 साल तक बेच नहीं सकते, नहीं तो सारी डिप्रिसिएशन जो डिडक्शन अलाउड की हैं वो वापस दे दो तुम, ठीक है। ये सिंपल सा सेक्शन देख लेते हैं, 35ABB एंड 35ABA, 35ABB एंड 35ABA। ये टेलीकम्युनिकेशन के केस में खर्चे कैसे अलाउड होंगे वो बताया गया है, ठीक है। तो टेलीकम्युनिकेशन केस में होता है क्या, लाइसेंस होता है, तो जितने लाइसेंस की लीज पीरियड होता है ना, टोटल कॉस्ट को उससे डिवाइड करके डिप्रिसिएशन अलाउड करवा लेते हैं। मतलब 10 साल का 100 रुपये की चीज़ है 10 साल के लिए, तो 10 रुपये पर ईयर के हिसाब से आ जाएगा। इसमें SLM मेथड की तरह चलता है, समझ गए, हो गया। ऑब्वियसली बात है, SLM मेथड हो गया कि जितनी कॉस्ट है उसको जितने साल के लिए लीज़ है उसे डिवाइड करके हर साल उतना डिप्रिसिएशन अलाउड करवा लेते हैं। अब लीज़ खत्म होने से पहले लाइसेंस बेच भी सकते हैं, ऑब्वियसली बेच सकते हैं। तो ट्रीटमेंट कैसा होता है, पावर सेक्टर वाले SLM वाले केस की तरह ही होता है इस केस में, लेकिन टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी अलग हो जाती है। उसमें उसमें हम करते हैं बात टर्मिनल डिप्रिसिएशन बैलेंसिंग चार्ज की बात करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें क्या करता है, जब भी पावर सेक्टर के केस में क्या होता है कि जब भी मान लो 100 रुपये की चीज़ है, ठीक है, जब भी 100 रुपये की चीज़ मान लो 6 साल में डिप्रिसिएशन 10% के हिसाब से 60 रुपये हो गए, और अब रिटर्न डाउन वैल्यू बची कितनी है, 40 रुपये। अब इस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू को भी क्या कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट, और जो डिप्रिसिएशन हो गया उसको कहते हैं कि अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, यानी इतनी डिप्रिसिएशन होगी यानी इतना अमोर्टाइजेशन हो गई है। तो यहाँ पर जो डिप्रिसिएशन होता है उसको कहते हैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, और जो बची रिटर्न डाउन वैल्यू होती है उसको कहते हैं अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट, ठीक है। तो मान लो अब सेल करते हैं तो देखते हैं क्या क्या होता है। अगर अब सेल करते हैं 20 रुपये को, 20 रुपये में 40 रुपये की चीज़ है, 20 रुपये बेच दिया तो लॉस हो गया। अगर लॉस हो गया 20 रुपये का तो उसे कहते हैं अलाउड एज डिडक्शन, वहाँ क्या कहते थे, टर्मिनल डिप्रिसिएशन, यहाँ कहते हैं अलाउड एज डिडक्शन। और अगर सेल प्राइस की 80 रुपये का, ठीक है, 80 के 40 की चीज़ थी 80 में बेच दिया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हो गया 40 रुपये का, 80 में 40 रुपये का, तो उसे कहते हैं, वहाँ पर हम क्या कहते थे, उसमें वहाँ क्या कहते थे उसको, बैलेंसिंग चार्ज। यहाँ क्या कहेंगे, नॉर्मल इनकम अंडर PGPP कहेंगे, और टैक्सेबल होगी अंडर PGPP। वहाँ पर कहते थे बैलेंसिंग चार्ज, वो भी टैक्सेबल होती थी अंडर PGPP, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नाम नहीं है, नॉर्मल इनकम कह देते हैं। और अगर बेचते 120 रुपये में, यानी 100 रुपये की चीज़ को 120 में बेच देते हैं, ठीक है, उसकी बची वैल्यू कितनी थी, 40 वैल्यू थी, लेकिन बेचते हो आप उसकी कॉस्ट प्राइस से भी ज़्यादा पे बेच देते 120 रुपये। तो उसी तरह से 2 केस बन जाएंगे यहाँ पर। ये अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट है, यहाँ पर ये परचेज प्राइस है उसका 100 रुपये का था, और ये सेल प्राइस 120 में कर दिया, तो 2 केस बन जाएंगे यहाँ पर भी। 40 से लेकर 100 रुपये, यानी 100 माइनस 40 60 रुपये की वैल्यू PGP में टैक्सेबल हो जाएगी, और जो परचेज प्राइस से भी ज़्यादा बेचा है आपने, जो वैल्यू 20 रुपये की है, वो टैक्सेबल होगी अंडर कैपिटल गेन, ठीक है। 35D देख लो फटाफट, 35D देख लो। अभी हमने क्या देखा, 35ABB और 35ABA की बात की, टेलीकम्युनिकेशन की बात की हमने। अब 35D देख लो कि बिज़नेस कमेंसमेंट से पहले के सारे खर्चे जो होंगे, वो स्पेसिफाइड खर्चे जो होंगे बिज़नेस कमेंसमेंट से पहले क्या हो सकते हैं खर्चे, या तो हो सकती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, मान लो हमने इंजीनियरिंग कॉस्ट है, लीगल चार्जेस है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, एटसेट्रा हो सकते हैं खर्चे। तो बिज़नेस कमेंसमेंट से पहले के जो स्पेसिफिक खर्चे होते हैं, जो हमने बताया अभी उसका 5% अप टू 5 लाख, या फिर एक्चुअल विच एवर इज़ लोअर, वो अलाउड कर देंगे, ठीक है। 5% किसका, अगर कंपनी है तो 5% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो भी कंपनी को ठीक लगता है। 5% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर या 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो भी है कंपनी को ठीक लगता है वो। और अगर नॉन कंपनी है तो उस केस में 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, नॉन कंपनी केस में 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो ये 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट को के खर्चे जो हैं वो अलाउड हो जाएंगे, डिप्रिसिएशन अलाउड हो जाएगी, रिडक्शन अलाउ हो जाएगी अप टू 5 लाख, और दी एक्चुअल 5 लाख तक, या फिर एक्चुअल विच एवर इज़ लोअर, वो अलाउड हो जाएंगे। समझ गए मेरी बात को, 5 लाख तक के ही होंगे। ये बिजनेस करने से पहले के खर्चे 5 लाख तक के होंगे। 5% वैल्यू निकालते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर की, कंपनी नॉन कंपनी के केस में, नॉन कंपनी केस में प्रोजेक्ट कॉस्ट का ही सिर्फ होगा। तो 5 लाख तक के, या फिर एक्चुअल जितने की, मतलब एक्चुअल 3 लाख के किए हैं तो 3 लाख तक की होंगी, ठीक है, या फिर 8 लाख के किए हैं तो बेटा 5 लाख तक की मिलेंगे। तो ये 5 लाख मैक्सिमम हो गया, मतलब तो इतने खर्चे अलाउड होंगे। 35D कहता है सर, क्या कहता है, 35D कहता है कि बिज़नेस करने के पहले खर्चे 35D कहता है। 35E पर आ जाओ, देखो 35E मिनरल से रिलेटेड है। मिनरल प्रोस्पेक्टिंग या एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन के खर्चे जो होते हैं 4 साल पहले तक के खर्चे जो होते हैं ना, मतलब 4 साल पहले हमने बहुत खर्चे किए उसको, खुदाई के लिए, उसके ये वो फलाना ढिसकना। अब बिज़नेस स्टार्ट होने के बाद वो सरकार कहती है हम अलाउड कर देंगे आपको डिडक्शन, आपको हम अलाउड कर देंगे, 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करेंगे, लेकिन
ठीक है, कैसे करेंगे? 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करेंगे, 10 सालों में करेंगे। ठीक है, ऐसी सरकार कहती है मिनरल के केस में। 36 क्या कहता है? 36 क्या कहता है? स्पेसिफिक डिडक्शंस की बात करता है। 36 स्पेसिफिक डिडक्शन की बात करता है। इंपॉर्टेंट 36 बिजनेस करने के लिए स्टॉक का इंश्योरेंस करवा रखा है। ठीक है, या फिर एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवा रखा है बंदे ने। ठीक है, या फिर एम्प्लॉय को बोनस या कमीशन देता हूँ। ठीक है, या जो कैपिटल एसेट लिया है ना उसका इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ मैं। कैपिटल एसेट लिया उसका इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ मैंने, लोन पे लिया है। या फिर ज़ीरो कूपन बॉन्ड इशू करता हूँ मैं और डिस्काउंट देता हूँ उसका मैं, और उस डिस्काउंट की वैल्यू के खर्चे मुझे अलाउड हैं। ये सब खर्चे मुझे अलाउड हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक डिडक्शंस है कि स्टॉक के लिए इंश्योरेंस ले रखी है, एम्प्लॉई के लिए इंश्योरेंस ले रखी है, एम्प्लॉई को बोनस या कमीशन देता हूँ, या फिर कैपिटल एसेट लिए उसका इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। ये ज़ीरो कूपन बॉन्ड है इशू कर रखे हैं और उसका डिस्काउंट में देता हूँ, मतलब उस डिस्काउंट की वैल्यू का जो खर्चा है। ठीक है, उस डिस्काउंट की वैल्यू का खर्चा है वो भी अलाउड है। लेकिन ये डिस्काउंट की वैल्यू जो होती है ना इक्वल इंस्टॉलमेंट में होती है। ऐसा नहीं है कि 5 साल में उसको डिवाइड कर देते हैं, उसको वो ऐसे डिवाइड करके ये डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, अब इस 36(1)(4)(5) को देख लेते हैं कि कोई भी फंड अगर प्रोविडेंट फंड है, सुपर एन्युएशन फंड है या फिर ग्रेचुइटी फंड है, अगर अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा तो बेटा अलाउड होगा, नहीं तो नहीं होगा अलाउड। 36(1)(4)(a) की बात कर लेते हैं। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की एनपीएस के लिए अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा होता है तो बेटा वो सब अलाउड हो जाता है। एम्प्लॉयर अच्छा काम कर रहा है ना, उसकी एनपीएस के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, तो सरकार कहती है अलाउड हो जाएगा। लेकिन कितना अलाउड होगा एज ए डिडक्शन? 10% ऑफ द सैलरी मतलब बेसिक पे प्लस डीए, या फिर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन जितना उसने किया हो उसमें जो भी कम होता है ना उतना अलाउड होता है। अंडर ये कहाँ होता है डिडक्शन? अंडर 80 CCD एज ए डिडक्शन अलाउड हो जाती है। ठीक है, कितना होता है? 10% ऑफ द सैलरी या फिर एक्चुअल कॉस्ट, जितना भी कम हो, जो उसमें जो भी कम हो वो डिडक्शन अलाउड हो जाती है एम्प्लॉयर को। ठीक है, तो ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉय के लिए, तो एम्प्लॉयर को 10% ऑफ द सैलरी या फिर एक्चुअल कॉस्ट जो भी कम हो वो डिडक्शन अलाउड होती है। 36(1)(7) क्या कहता है कि अगर बैड डेट है यानी पैसा मर गया आपका तो वो भी अलाउड होता है अगर वो एक्चुअली बैड डेट है। कई बार क्या होता है कंपनी क्या करती है प्रोविजन रख लेती है, प्रोविजन फॉर बैड डेट, वो नहीं होगा। एक्चुअल में अगर मर गया तुम्हारा पैसा ना, एक्चुअल में मर गया तो वो एक्चुअल बैड डेट जो होगी ना वो आपको अलाउड होगी, प्रोविजन फॉर बैड डेट अलाउड नहीं होगी। अगर देखते हैं अगर असेसिंग ऑफिसर ने कुछ ही बैड डेट अलाउड किए हैं साल, कुछ ही बैड डेट अलाउड किए हैं इस साल, तो बेटा बाकी के जो बचे होंगे ना वो अगले साल अलाउड करवा लेना। ठीक है, अगर बैंक को बैड डेप्ट हैं, बैंक के केस में अगर बैंक के स्पेसिफिकली अलग से मेंशन किया, अगर बैंक के केस में बैड डेट हैं तो वो भी अलाउड हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ 8.5% ऑफ दी ग्रॉस टोटल इनकम इन केस ऑफ इंडियन बैंक एंड 5% ऑफ GTI ग्रॉस टोटल इनकम इन केस ऑफ दी फॉरेन बैंक। समझ गए? ये फिगर याद कर लो, 8.5% या फिर 5%। इंडियन बैंक के केस में 8.5% ऑफ GTI और 5% ऑफ GTI इन केस ऑफ दी फॉरेन बैंक। इतना ही डिडक्शन आपको अलाउड होगी बैड डेट के केस में, इतनी ही बैड डेट आपको की डिडक्शन अलाउड होगी, एक्सपेंडिचर खर्चे अलाउड हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए? अब आगे आ जाओ बेटा, यहाँ देखो कंपनी अगर एम्प्लॉय की फैमिली प्लानिंग पर 2 तरह के खर्चे करती है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रही है या तो कैपिटल। अगर रेवेन्यू करती है तो बेटा रेवेन्यू खर्चे सारे के सारे डिडक्शन अलाउड हो जाएगी, और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है तो वो भी अलाउड होंगे, लेकिन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में होंगे फिर। ठीक है, तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट होंगे अगर फैमिली प्लानिंग करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है फैमिली प्लानिंग के लिए। ठीक है, समझ गए? फैमिली प्लानिंग 5 इक्वल, कैपिटल एक्सपेंडिचर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फुल अलाउड हो जाएगा। और एक और बात है, आपका बिज़नेस जो है, आपका बिज़नेस ही शेयर की अगर सेल परचेज का है तो बेटा जो स्टॉक STT पे करते हो ना बाइंग और सेल पर, उसका डिडक्शन भी अलाउड है PGPP में। अब एक बात हमने की थी कि STT पे अलाउड नहीं कैपिटल गेन में, वो बेटा अगर आप आम आदमी हो, अगर आप सेल परचेज करते हो तो उस केस में वो आपको STT का बेनिफिट नहीं मिलता है आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर PGPP में बात हो रही है जब आपका बिजनेस ही शेयर की सेल परचेज का है, उस केस में जो STT पे करते हो उसकी डिडक्शन अलाउड होती है। आगे जो अगर कमोडिटी ट्रेडिंग कर रही है तो बेटा वहाँ पर STT नहीं, वहाँ पर क्या लगता है कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, तो वो भी आपका बाइंग एंड सेल पे लगता है, और उसका लेकिन उस केस में कितना अलाउड होता है? पूरा नहीं अलाउड होता है, 0.01% ही अलाउड होता है एज ए डिडक्शन। कितना? 0.01%। अरे इतना थोड़ा, यस, कम्युनिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की वैल्यू का 0.01% ही अलाउड होता है एज ए डिडक्शन। सेक्शन 37 पर आ जाओ, ये बचा खुचा सेक्शन कहते हैं इसको। अगर कोई खर्चा कहीं भी अलाउड नहीं हो रहा, हमने इतने सारे पढ़ लिए हैं, अगर खर्चा कहीं पर भी अलाउड नहीं हो रहा है लेकिन बिजनेस के लिए आपने किया तो है वो खर्चा, है ना,
खर्चा किया है आपने, लेकिन कहीं पर भी कहीं अलाउड नहीं हो रहा है और रेवेन्यू नेचर का है, तो बेटा यहाँ पर डिडक्शन उसको अलाउ करवा लो। पर यहाँ पर ध्यान देना कि पॉलिटिकल पार्टी पर खर्चा किया तो अलाउड नहीं होगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले खर्चे अलाउड नहीं होंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के खर्चे अलाउड नहीं होंगे। और डिविडेंट पे किया हो तो वो भी अलाउड नहीं होगा। कौन सा? डिविडेंट पे किया हो तो वो भी अलाउड नहीं होगा। और इनकम टैक्स पे करने के लिए लोन किया है और उसका इंटरेस्ट का खर्चा आ रहा है तो वो भी यहाँ पर अलाउड नहीं होगा। इतना ध्यान दे दो, पॉलिटिकल पार्टी पर अलाउड नहीं होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खर्चे अलाउड नहीं होंगे, डिविडेंड पे किया हो तो वो अलाउड नहीं होगा, और इनकम टैक्स पे करने के लिए लोन लिया और उसके इंटरेस्ट का खर्चा वो भी यहाँ पर अलाउड नहीं होगा।